वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अध्याय संख्या 2 के बारे में, यानी साइकोलॉजी चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। बीए में आपने एडमिशन लिया है, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको साइकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है भाई? साइकोलॉजी में आपको मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं यानी कि बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में आपको जानना होता है। तो इसमें एक प्रकार से जो पहला चैप्टर था हम लोगों ने उसको चर्चा कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या चर्चा करा भाई? मनोविज्ञान का अर्थ समझा, यानी साइकोलॉजी का मीनिंग समझा। मैंने बताया कि मनोविज्ञान को पहले मन का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मनोविज्ञान को एक प्रकार से व्यवहार मतलब चेतना का विज्ञान कहा गया, और उसके बाद में मनोविज्ञान को लास्ट में आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ना मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, और ना ही मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जबकि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, और मानव व्यवहार में एक प्रकार से मानव की वो समस्त क्रियाएं शामिल हो जाती हैं जो मन, आत्मा और चेतना में शामिल होती हैं। यानी मन, आत्मा और चेतना को अपने आप में शामिल करने में सक्षम है कौन? व्यवहार, बिहेवियर मनुष्य का। ठीक है, तो उसी मनुष्य के बिहेवियर का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ये चीज़ें मैंने आपको विस्तार से समझा दी थी। अगर समझा दी थी तो फटाफट से आप लाइक ठोक करके बताओ कि हाँ गुरुदेव आपने ये बताया था, समझाया था। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोगों ने मनोविज्ञान की परिभाषा, जिसमें मैकडुगल, क्रो एंड क्रो, थाउलस, जेम्स ड्रेबर, इन सभी के माध्यम से हम लोगों ने मनोविज्ञान की परिभाषाओं को देखा पहले चैप्टर में। इसके बाद में मनोविज्ञान की कुछ प्रयोगात्मक विधियाँ थी, मेथड थे, जो प्रैक्टिकल मेथड थे मनोविज्ञान के, उसके बारे में भी मैंने आपको चैप्टर संख्या 1 में ही समझा दिया था। इसके बाद में मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ये भी मैंने आपको समझा दी थी, और मैंने उसमें निर्देश भी दिया था, डायरेक्शन आपको दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने मॉडल पेपर भी डिस्कस किया, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन प्रश्नों को उठा करके मैंने मॉडल पेपर बनाया, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया, उनके उत्तर भी लिख करके आपको दिखाए कि ऐसे ऐसे उत्तर होते हैं। अगर आप कहेंगे तो और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा इसके बाद में, या 2-3 मॉडल पेपर आपको दूंगा। चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी होती रहेंगी, इसको लेकर के आप टेंशन ना लें। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि गुरुदेव चैप्टर वाइज भी कुछ करवा दीजिए और मॉडल पेपर भी करवाते रहिए, और मैंने इसीलिए सोचा कि भाई चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी होती रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। हालांकि मैं जब मॉडल पेपर करवाऊंगा तो भी मैं जो क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, उसको भी मैं समझा करके ही बताता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए पहली बार में ही। सेकंड चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, और इसके अलावा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है उसके बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें, काहे लिए पढ़ें, मनोविज्ञान क्या ज़रूरत है मनोविज्ञान पढ़ने की, उसको भी बताएंगे। और मनोविज्ञान बेसिकली अगर इसी चैप्टर को हम चाहें तो दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक पहला चैप्टर हम बांट सकते हैं कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, एक चैप्टर हो जाएगा आपका पूरा, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ जो इंपॉर्टेंट है उनको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जो तीसरा चैप्टर आपका है, जो इसमें मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझना है, उपयोगिता समझना है, वो भी मैं आज के वीडियो के माध्यम से ही समझ लूँगा, यानी कि आपका 2 चैप्टर आप समझें एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आप ये परेशान ना हो कि गुरुदेव आप सिलेबस ऐसे क्यों तोड़ फोड़ रहे हैं। देखिए सिलेबस मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, सिलेबस में क्या क्या है और आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है उसको लेकर के आप टेंशन ना लें। ठीक है, सिलेबस में अगर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपको पढ़ना है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड है तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है, यही सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे सभी विश्वविद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, तो उसके बारे में चर्चा करें। चैप्टर संख्या 2 के बारे में फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सिलेबस हो, सिलेबस जैसे कि अगर मैं बताऊँ क्षेत्र, मनोविज्ञान का दायरा, क्षेत्र, स्कोप, मतलब कि ये एक प्रकार से इसमें क्या क्या पढ़ना होता है मनोविज्ञान में। ठीक है, मनोविज्ञान की कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, यही उसका क्षेत्र होता है। देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित प्राणियों के विधायक विज्ञान के रूप में की गई है। विधायक मतलब कि ठीक ठाक साइंस है ये। इस प्रकार यह पशु पक्षियों से लेकर के मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन भी करता है। यानी शुरुआत में इसके बारे में कहा गया कि मनोविज्ञान केवल जो है
ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन मनोविज्ञान वास्तव में देखें मनुष्य ही नहीं बल्कि आप देखते हैं स्किनर और तमाम प्रकार के क्रो एंड क्रो या ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हुए जिन्होंने कौओं पर, कबूतर पर, मेढक पर, ठीक है, जो है हर एक ऐसे चूहों पर, ठीक है, तमाम प्रकार के जीव जंतुओं पर भी प्रयोग किया और उनकी मानसिक संतुलन या मानसिक स्थिति को पता लगाया। तो मनोविज्ञान ना केवल मनुष्य के व्यवहार का ही अध्ययन करता है बल्कि मनोविज्ञान उन समस्त जीवों का अध्ययन करता है, उन व्यवहार का जो कि एक प्रकार से मनुष्य से रिलेटेड होते हैं या एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जिनका अध्ययन संभव है। कुल मिलाकर के मनोविज्ञान ना केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है बल्कि यह एक प्रकार से जानवरों के भी व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी जीवित प्राणियों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का गहन और विस्तृत अध्ययन मनोविज्ञान करता है। यानी कि अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। इसमें प्रमुख अग्रलिखित है, यानी कि केवल मनुष्य के ही एक प्रकार से व्यवहार का अध्ययन करना होता तो मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक ना होता। लेकिन मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक इसलिए हुआ क्योंकि मनोविज्ञान ना केवल मनुष्य के व्यवहार बल्कि सकल जीवों के एक प्रकार से मन का अध्ययन करता है, उसके आत्मा का, उसके चेतना का और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि इसकी कई शाखाएँ बटी मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की जो शाखाएँ हैं उन्हीं शाखाओं को ही उनका विषय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि पहला मनोविज्ञान जो है वो है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, सामान्य मनोविज्ञान क्या है इसको भी समझते हैं और ऐसे तमाम प्रकार के मनोविज्ञान के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला आपका विज्ञान है आपका सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान की बात किए तो इसको बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का सबसे विशाल क्षेत्र है या सबसे बड़ा क्षेत्र है। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत सारे छोटे मोटे मनोविज्ञान शामिल हो जाते हैं। इसमें मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सिद्धांतों, विभिन्न शाखाओं के जो नियम कायदे हैं, विभिन्न विधियां जो है मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली यानी मेथड्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो एक प्रकार से विभिन्न शाखाओं के मनोविज्ञान की शामिल है, उन सभी को सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। इन सभी का निरूपण किया जाता है। वुडवर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जीवन की समस्त परिस्थितियों में होने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि जो जीवन की तमाम प्रकार की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में मनुष्य क्या रिएक्ट करता है, मनुष्य की जो एक प्रकार से फीलिंग्स है वो कैसी होती है। जैसे कि किसी के पिताजी का देहांत हुआ है, मीडिया वाले माइक लेकर के पहुँच जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके से, ठीक है, आपके पिताजी का देहांत हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप किसी के पिताजी का देहांत हुआ है वो महसूस कैसा करेगा आप खुद ही सोचो। गांव वगैरह में अगर किसी मीडिया वाले पहुंच जाएं, ये तो कहो शहरों में लोग पूछते हैं ये सब, गांव वगैरह मीडिया वाले पहुंच जाएं, गांव वाले तो गरिया खेत दे तुरंत है, सोंटा लेके खेदी है यहाँ से, ठीक है। तो मनोविज्ञान जीवन की समस्त परिस्थितियों में, परिस्थिति कैसी भी हो सकती है मनुष्य की, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन का अध्ययन करता है, उन्हीं अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। वुडवर्थ कहते हैं यहाँ अनुक्रियाओं से तात्पर्य समस्त प्रकार की प्रक्रियाएं, समायोजनाओं, क्रियाओं और व्याख्याओं से होता है। इस प्रकार सामान्य मनोविज्ञान में संवेदना यानी इमोशंस का, प्रत्यक्षीकरण का, रिप्रेजेंटेशन का, स्मृति चिंतन का यानी जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप मनन चिंतन कर रहे हैं, संवेग, इमोशन वगैरह, अधिगम यानी जो लर्निंग होती है, जो आप सीख रहे होते हैं, उन सभी का अध्ययन जो है सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बेसिकली यही चीज़ें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिंतन, संवेग और अधिगम का अध्ययन एक प्रकार से मनुष्य एक प्रकार से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे मनुष्य को एक झापड़ मार दो तो रोता है, सिचुएशन उसकी बदल गई, तो वो भी एक प्रकार से उसका एक प्रकार से क्या हो गया, वहाँ पर संवेग हो गया, संवेदनाएं हो गई। तो इन सभी का अध्ययन जो है सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। दूसरा विज्ञान होता है आपका अब नॉर्मल साइकोलॉजी। इसको आप पढ़ेंगे आगे चल करके, इसको असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन कि क्षेत्र सामान्य से असामान्य तक फैला हुआ है, जो संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 2% है। अतः इसके क्षेत्र में विकृत यानी कुछ ऐसे जैसे कि कुछ लोग पागल होते हैं उनका अध्ययन करना हुआ, जिसकी मनोविकृति होती है या किसी को रोग हो गई, चिंताग्रस्त व्यक्ति है, उन सभी का अध्ययन इसमें शामिल है। तो विकृत व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति, असामाजिक व्यक्ति, असामान्य व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं उन सभी का अध्ययन असामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी जब मनुष्य का व्यवहार सामान्य स्तर का ना होकर के समाज विरोधी हो जाता है तो ऐसे व्यवहार असामान्य व्यवहार कहलाते हैं और असामान्य व्यवहार का ही अध्ययन असामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत या असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत अब नॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। असामान्य व्यवहार के अंतर्गत जैसे हिस्टीरिया रोग हो गया, उन्माद कोई हो गया, स्मृति दोष
दोष हो गया यानी याददाश्त कमज़ोर हो गई, या मनस्ताप हो गया, वात रोग हो गया, सनक या भ्रांति यानी कि आप सनकी हैं, या भ्रांत यानी आपको भ्रम हो जाता है, आप सांप और जो है रस्सी में अंतर नहीं कर पाते हैं, या ऐसे उन्माद या हिस्टीरिया, या आप कोई स्वप्न देखते हैं, या एक प्रकार से आप दिन भर एक प्रकार से कोई अलग अलग ख्यालों में खोए रहते हैं, तो ये सब ठीक है। तो इन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया था, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसके व्यवहार सामान्य नहीं है, असामान्य व्यवहार हैं, उस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान इसके निदान और उपचार के उपाय भी बताता है। असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि व्यवहार संबंधी विकारों का, उनके निदान का और वर्गीकरण और उपचार का अध्ययन करता है। यानी कि अब नॉर्मल जो साइकोलॉजी है, इसमें मनुष्य का व्यवहार जो एक प्रकार से असामान्य है, वो असामान्य व्यवहार कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस असामान्य व्यवहार होने के पीछे क्या क्या कारण है, और उस असामान्य मनोव्यवहार को कैसे समाप्त किया जाएगा, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर काम करता है और उनका वर्गीकरण करता है, उनका निदान करता है और उन सिद्धांतों का वर्णन करता है जो कि इसकी व्याख्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो असामान्य मनोविज्ञान ये होता है, ये भी इसका मनोविज्ञान का पार्ट है। तीसरा होता है वैयक्तिक मनोविज्ञान। वैयक्तिक मनोविज्ञान क्या होता है महोदय? वैयक्तिक मनोविज्ञान जिसको आप इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोलते हैं, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल या व्यक्तिक, यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें किसी व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अब मेरे बारे में अगर कोई रिसर्च हो, या मेरे बारे में मेरे व्यवहार कैसे हैं, तो वो मनोविज्ञान यहाँ पर वैयक्तिक मनोविज्ञान हो जाएगा। इसमें कार्ल जुंग ने व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जो कि एक प्रकार से अपने में खोया रहता है। वो एक प्रकार से क्या करता है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है इसमें। जैसे मान लेते हैं कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, वो एक प्रकार से क्या होता है, अपने में खोया रहता है, घर में ही रहेगा, गांव पड़ोस से मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, वो होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व पढ़ा लिखा होगा लेकिन वो लोगों से मतलब नहीं रखेगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व पढ़ा लिखा भी होगा, नहीं पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन गाँव समाज में उसकी जो है चर्चा बड़ी होती है। वो हंसमुख स्वभाव का होता है। जैसे गाँव पहुँचे, चाची का हाल ही, पाए लगी चाची, दादा पाए लगी, स्वास्थ्य ठीक है, ऐसे हालचाल पूछता हुआ व्यक्ति गांव भर में भ्रमण करता है शहरों में। और दादा क्या हाल चाल है, खाना वाना खाए, कुछ मिला कि नहीं मिला, चलिए नहीं मिला आओ खिला देते हैं आपको। इस तरीके का व्यवहार करने वाला जो होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, यानी समाज से तालमेल बैठा करके रखने वाला। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं और वो होता है उभयमुखी। तो इस तरीके से जो कार्ल जुंग थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रकार से बांटा व्यक्तित्व को 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इस प्रकार वैयक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या क्या एक प्रकार से डिफरेंसेस हैं और क्या क्या एक प्रकार से समानताएं असमानताएं हैं, उनका अध्ययन। अगला मनोविज्ञान है भैया चौथा, वो है व्यक्तिक विभेदों का मनोविज्ञान। व्यक्तिक विभेद मतलब कि क्या होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति, व्यक्तिक भिन्नता, जिसमें एक व्यक्ति से मान लेते हैं रमेश और मुकेश के दोनों का अध्ययन किया जाएगा, और रमेश में क्या डिफरेंसेस हैं और मुकेश में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के एक प्रकार से, या एक समान व्यक्ति और एक असमान व्यक्ति के बीच के डिफरेंस है, विभेद क्यों है, कैसे हैं, क्यों हुए और इसका क्या कारण रहा, इन सभी के बारे में अध्ययन करता है। साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक मानव का व्यवहार विशिष्ट होता है, अतः समान व्यवहारों में कुछ न कुछ विभेद स्पष्ट होते हैं। यह मनोविज्ञान की शाखा इन्हीं अंतरों का अध्ययन करती है या अध्ययन क्षेत्र बनाती है उसको। यहाँ हम हस्तलेख की बात कर सकते हैं, यानी कि हर व्यक्ति का जो लिखावट होती है अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, इंटेलिजेंट कोशेंट या IQ लेवल प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होती है अलग अलग होती है, यानी कि व्यक्तित्व, स्मृति, याददाश्त करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्यों किसी में ज़्यादा, क्यों किसी में कम होती है, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो है व्यक्ति विभेदों के मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। तथा व्यक्ति की विभिन्नता, हस्तलिपि विभिन्नता की सीमा और उसके रूप का अध्ययन किया जाता है। चेहरे की आकृति कैसी है, वास्तविक व्यक्तित्व के क्षेत्र में पाई जाती है, इसके द्वारा मानव को समझने में सहायता मिलती है। इस तरीके से व्यक्तिक विभेदों का मनोविज्ञान ये सब अध्ययन करता है। अगला जो स्कोप में या अगला जो विषय क्षेत्र में शामिल है मनोविज्ञान के, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है महोदय? बाल मनोविज्ञान की अगर बात किए तो बाल मनोविज्ञान जो है जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाल मनोविज्ञान को? चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं।
इसकी बात की जाए तो मनोविज्ञान गर्भस्थ शिशु से लेकर के, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है वहाँ से उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करता है, और बच्चा 12 वर्ष तक जब हो जाता है, 12 वर्ष तक के बालक के विभिन्न विकासों का, जैसे कि मनुष्य का विकास, जैसे शारीरिक विकास बच्चे का कैसा कैसा हो रहा है गर्भावस्था में ही, गर्भावस्था के बाहर शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में किस तरीके से, उसे खास करके बाल्यावस्था तक ही अध्ययन करता है। बाल्यावस्था 12 साल तक रहती है, उसके बाद में किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बाद में अध्ययन नहीं करता। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा कैसा होता है, इन सभी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा प्रत्यक्ष संवेदना, चिंतन, भाषा, संज्ञानात्मक, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इन सभी का विकास बच्चे में, जैसे गर्भ से धारण करता है, गर्भ के बाद से या गर्भ धारण करने के बाद से ही अध्ययन करना शुरू कर देता है, और बच्चा जब 12 साल तक होता है तब तक एक प्रकार से बालक का विकास कैसे कैसे होता है उसके बारे में जो है ये बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जिसको आप CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला एरिया, जो खास करके आप देखते हैं जो शिक्षा शास्त्र वगैरह होते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है। छठा मनोविज्ञान होता है किशोर मनोविज्ञान, यानी इसको आप एडोलसेंस माने होता है किशोरावस्था, साइकोलॉजी, यानी 12 साल से लेकर के बच्चा 18 साल या 21 साल तक जब हो जाता है, ये दौरान किशोरावस्था का दौरान कहलाता है। इस दौरान बच्चे में तमाम प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी खूब होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी खूब होते हैं। इसी समय बच्चे प्यार वार करना सीखते हैं, ठीक है। तो 12 साल से लेकर के 21 वर्ष तक के किशोरों की समस्त मनोदशाओं का, यानी उनकी जो मेंटल लेवल है और उनके जो इमोशंस हैं, उनका व्यक्तिगत, सामाजिक, विभिन्न प्रकार के विकास का अध्ययन जो है किया जाता है। किशोरावस्था में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। कभी कभी किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी राह से भटक भी जाता है। कभी कभी किशोरों की समस्याओं और उनका समाधान किशोर मनोविज्ञान के द्वारा इन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चूँकि किशोर जो व्यक्ति होते हैं वो अपने माता पिता की भी कभी कभी नहीं सुनते हैं, माता पिता से भी झगड़ा कर लेते हैं, अपने दोस्तों से भी झगड़ा कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इनकी, चूँकि इसी समय करियर बनाने की चिंता रहती है। यही वह समय है जिस दौरान एक प्रकार से प्रेम व्रेम भी होता है खूब दबा करके। ऐसे में बच्चा प्रेम करे कि पढ़ाई करे कि नौकरी ले कि माता पिता की बात सुने कि खेती करे कि क्या करे, इसी में बच्चा परेशान रहता है। ऐसे में एक प्रकार से उसका जो मेंटल लेवल होता है इस दौरान बहुत कुछ सोच रहा होता है। इसी दौरान ही तमाम प्रकार की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगला आपका है 7वां समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान की बात की तो इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आप भीड़ का अध्ययन करते हैं, समूह का अध्ययन करते हैं, श्रोता का अध्ययन करते हैं। इन सभी का वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अर्थात समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का, उनकी पारस्परिक अंतर्क्रियाओं का, व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों का, व्यक्ति के विचारों का, भावनाओं का, संवेगों पर इन अंतर्क्रियाओं का, यानी जो इंटरेक्शन होता है उनके प्रभाव, इफेक्ट्स वगैरह का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें व्यक्ति का अध्ययन व्यक्तिक रूप से ना करके सामूहिक रूप से किया जाता है कि एक समूह में व्यक्ति कैसा रहता है, और सामूहिक रूप से उसका अध्ययन होता है। समाज मनोविज्ञान क्षेत्र की समस्याओं, पूर्वाग्रहों, अपराधों, फैशन आदि का अध्ययन करता है कि भाई कोई समस्या समाज में आई तो उसका अध्ययन हो गया। पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पहले से किसी समाज के बारे में कोई धारणा व्यक्ति बना लेता है तो वो क्यों बनाता है उसके बारे में, ठीक है। अपराध, फैशन वगैरह जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। उनके कारणों का पता लगाता है, उनके नियंत्रण के बारे में सुझाव देता है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और अनुभवों का सामाजिक उत्तेजक स्थिति में के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर के जो मनोविज्ञान है ये इन चीज़ों के बारे में, जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा करता है। 8वां जो एक प्रकार से इसका विषय क्षेत्र है उसमें होता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, यानी जिसको आप एनालिटिक साइकोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आप विश्लेषण करते हैं किसी भी मुद्दे का। इस मनोविज्ञान में क्या होता है, मनोविज्ञान की इस शाखा में हम अंतर्दर्शन की बात करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, और प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें हम इंटरपेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, और मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। इन विधियों के आधार पर, यानी कि अंतर्दर्शन विधि है एक मनोविज्ञान के अध्ययन की, निरीक्षण विधि है, ठीक है, और प्रयोग यानी प्रैक्टिकल। तो अंतर्दर्शन, निरीक्षण और प्रयोग की विधियों के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य एक प्रकार से किस तरीके के क्षमता वाला है, किस तरीके का विश्लेषण करने में सक्षम है। इसमें जटिल प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके उनके भिन्न भिन्न अंगों को अलग अलग किया जाता है और इस तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला होता है आपका 9वां, होता है जनन मनोविज्ञान। जनन मनोविज्ञान का मतलब होता है जेनेटिक साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की शाखा का संबंध मनुष्य के वंशानुक्रम गुणों, यानी कि जो है हेरिडिटी मतलब कि डिस्पोजेंस होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आनुवांशिकता का अध्ययन इसमें बेसिकली, कि आपके पिता
जी की मानसिक दशा कैसी थी, तो आपकी दशा कैसी होगी, उनके पिताजी की बुद्धि कैसी थी, आपकी बच्चे की बुद्धि कैसी होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यह जानने का प्रयास किया जाता है इसमें कि मानव व्यवहार को निश्चितता और विभिन्नता प्रदान करने में वंशानुगत लक्षण जो होते हैं उनका एक प्रकार से और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो है उनके माता पिता का और उनके आसपास की जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसका प्रभाव बच्चे पर कैसा पड़ता है, इसका अध्ययन जनन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वुडवर्थ नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति की जन्मावस्था अथवा गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था, मतलब जब तक व्यक्ति खूब ज़्यादा जानकार नहीं हो जाता तब तक मानसिक और व्यवहारिक विकास करना एक प्रकार से मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये इन्होंने बताया और ये जनन मनोविज्ञान के अंतर्गत ही शामिल होता है। अगला जो मनोविज्ञान की शाखा है वो है भैया तुलनात्मक मनोविज्ञान, जिसको आप बोल सकते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर मनुष्य की नहीं वरन पशु भी है, अतः पशुओं के व्यवहारिक निष्कर्षों का निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त करके उन्हें मनुष्य के व्यवहार में लागू किया जाता रहा है। इसीलिए तुलनात्मक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान एनिमल साइकोलॉजी के नाम से इसको कहते हैं। यानी कि जो तुलनात्मक मनोविज्ञान है इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करके पशुओं का व्यवहार कैसा रहा किसी सिचुएशन में और उसी सिचुएशन में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा इसकी तुलना करके और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, ये होता है। मार्गन, थॉर्नडाइक और स्किनर ऐसे तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं के व्यवहार को जानने के लिए अनेक अध्ययन किए और परिणाम ज्ञात होने पर मनुष्य के व्यवहार से उसकी तुलना करी। जैसे आप देखते हैं सुल्तान नाम के बंदर पर एक व्यक्ति ने एक प्रकार से प्रयोग किया, तो कई सारे बंदर थे, उसमें एक बुढ़ा बंदर था जिसका नाम था सुल्तान। सभी लोग सभी बंदर अंदर बैठे थे, तो उसमें क्या था, एक टेबल किनारे रखा हुआ था और पंखे पर केला टांग दिया गया, केला पंखे पर से लटक रहा था, बंदर को कमरे में बंद कर दिया गया, 4-5 बंदर को। उसमें से एक वृद्ध बंदर था, उसका नाम था सुल्तान। तो सारे बंदर कूद कूद करके पहले केला खा रहे थे, सुल्तान नाम का बंदर उसको देख रहा था। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, लगातार वो बंदर प्रयास कर रहे थे, कूद कूद करके उसको खाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो केला नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में एक प्रकार से सूझ उसको हुई क्या कि टेबल रखा है, सुल्तान नाम का बंदर उठा, जब सारे बंदर थक गए सुल्तान नाम का बंदर उठा, टेबल को बीच में रखा, उस पर चढ़ा और वहाँ छलांग लगाई, केला का दर्जन उसके हाथ में आ गया, सारे बंदर ने केला खा लिया। इस तरीके से आप देखते हैं ऐसे चूहों पर प्रयोग किया गया, कबूतर पर प्रयोग किया गया, बिल्ली पर प्रयोग किया गया, ऐसे तमाम प्रकार के जानवरों पर प्रयोग करके वो निष्कर्ष निकाला गया कि किस सिचुएशन में जानवर कैसी जो है चीज़ें कर सकते, कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, और उससे मनुष्य से फिर तुलना करी जाती है। 11वां जो मनोविज्ञान है, जो शाखा है, उसके अंतर्गत प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की यह शाखा आधुनिक मनोविज्ञान की जननी है, यानी आधुनिक मनोविज्ञान जो है ये कहीं ना कहीं पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से ही उभरा है। ठीक है, इसमें मानव के समस्त व्यवहारों की नियंत्रित स्थिति यानी कि कंट्रोल्ड सिचुएशन का अध्ययन किया जाता है। प्राप्त निष्कर्षों को मनोविज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों के रूप में मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृति दी जाती है। इस विधि के द्वारा मानव की विभिन्न क्रियाओं का, जैसे कि मनुष्य जो सीखता है कोई चीज़ बोलना सीखता है, अभिवृत्ति यानी मनुष्य का एक प्रकार से जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आंतरिक क्रियाएं जो मनुष्य की हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को जन्म देने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। वुंट महोदय जो है बहुत ही फेमस विद्वान हैं और इन्हीं को जाता है जिन्होंने 1879 ईस्वी में लिप्जिम नाम का एक नगर है उसी में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी और इसमें एक प्रकार से तो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो लिप्जिम नगर में स्थापित की गई 1879 में। ये प्रश्न खूब पूछा गया है, किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मैक्यूगिन ने भी अपनी पुस्तक, मैक्यूगिन नाम के एक विद्वान, इन्होंने अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसमें इस क्षेत्र की परिभाषा करते हुए लिखा कि वर्तमान समय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा में किन्हीं विशेष क्षेत्रों का समावेश नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वैज्ञानिक विधि तथा विशेष रूप से प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन इसमें किया जाता है और वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक विधि की वजह से ही एक प्रकार से आजकल इसको हम वर्तमान साइकोलॉजी की जननी तक कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा विकास मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है महोदय, इसकी अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इस मनोविज्ञान का लक्ष्य है कि मानव व्यवहारों का एक निश्चित विकास के क्रम में अध्ययन किया जाए। इससे क्या होगा कि मानव व्यवहार के सामान्य प्रतिरूप यानी नॉर्मल मोड जो होगा
उसकी स्थापना की जाएगी। और इसमें एक प्रकार से विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और उनकी विकास में कौन कौन से कारण होते हैं विकास के, उनका विश्लेषण किया जाता है। और किसी भी जाति या मनुष्य के विकास का भावी स्वरूप कैसा होगा, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है मनुष्य पर। विकासात्मक मनोविज्ञान में मानव की गर्भकालीन अवस्था से लेकर के और जब तक मनुष्य गर्भ धारण करता है वहाँ से लेकर के मनुष्य जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास कैसे कैसे होता है उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है कि भाई मनुष्य के व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उसके चाल चलन में, उसके और तमाम प्रकार के मुद्दों में कैसे परिवर्तन होते हैं। इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग जो है व्यवहार मनोविज्ञान में करते हैं। तो इस तरीके से विकास मनोविज्ञान में तो ये सब एक प्रकार से चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही चीज़ों को एक प्रकार से और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा और भी क्लास जैसे कि इसका जो कोर्स वगैरह आपको पूरा का पूरा खरीदना है या लेना है, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स जो है बिल्कुल आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। हर एक सेमेस्टर मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का, मनोविज्ञान ही नहीं सारे सब्जेक्ट का कोर्स एक ही में लॉन्च कर दिया गया है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी तैयारी विद्युत तरीके से PDF नोट्स के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, चैप्टर वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लास, मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, सारी क्लासेस के माध्यम से हो रही हैं। ग्रुप हमारा व्हाट्सएप का है, उसको ज्वाइन करने के लिए और पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आपको SMS करना है 91 61 93 60 62। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। हर सब्जेक्ट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जाती है। होम साइंस, ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। यानी आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अलावा 2 सब्जेक्ट आपके और मेजर के होंगे, एक सब्जेक्ट माइनर का और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का। इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवा दी जाएगी। तो आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे, यानी सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। आराम से एक एक दिन में ऐसे क्लास होती रहेगी। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि हमारी क्लासेस डेली नहीं होती हैं, जैसे हफ्ते में एक आध बार क्लास हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये प्रयास पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में एक प्रकार से आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये काम शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा इसलिए किया गया ताकि एक प्रकार से आप बहुत ही कम पैसे में आप उचित स्थान पर आ सकें। 100 रुपये में ही आप देखते हैं 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये आपका एडमिशन का लग जाता है। एक सब्जेक्ट 100 रुपये में मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ की मैं बता दूं कि अगर मैं एक क्लास ले लूँ जाकर के किसी बाहरी कोचिंग में, तो उसके लिए मुझे कम से कम 1500 से 2,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं जाकर के किसी बड़ी संस्था में UPSC लेवल की हिंदी पढ़ाऊँगा तो कम से कम 1500-2,000 रुपये एक क्लास के मुझे मिलेंगे। ठीक है, ऑफर कई आया, जो है उससे आया, क्या बोलते हैं, कई कोचिंग संस्था से आया, और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसको, जो अनअकैडमी है, वहाँ से कई ईमेल आए मेरे पास कि आप यहाँ पर पढ़ाइए कोर्स, क्योंकि वो लोग महंगा कोर्स पढ़वाएंगे हमसे। हमारा कोर्स ही कम से कम 2,000 रुपये में बेचेंगे और हम एक प्रकार से उनकी सैलरी पर काम करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि या ऐसे और चीज़ें हैं, तमाम प्रकार के कोचिंग वाले जो इसे कोर्स उनके ऐप पर पढ़ाओ जा करके, या मैंने खुद की ऐप बनवाई थी, वहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा तो लगभग कम से कम 400-500 रुपये तो आपकी फीस रखनी पड़ेगी। उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। लेकिन इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं पढ़ा, ताकि आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएं। PDF नोट्स वगैरह आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें तो फटाफट से SMS करें और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा तीव्र गति से ही हम आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता रही। देखिए, मनोविज्ञान का अध्ययन वर्तमान समय में अति आवश्यक हो गया है। मनोविज्ञान मनुष्य एवं पशुओं की विभिन्न क्षेत्रों का और विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है, उसकी व्याख्या करता है। विभिन्न सिचुएशन में मनुष्य का व्यवहार कैसे कैसे बदलता है, उस सभी व्यवहार के बदलते हुए परिवेश का भी अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहारों को उचित दिशा प्रदान करने में बड़ी सहायता मिलती है। मनुष्य किस दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा कैसे मोड़नी है, सारी अध्ययन एक प्रकार से मनोविज्ञान करता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यवहार की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। लगातार व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, लगातार मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बढ़ती आवश्यकताओं के साथ भौतिकवादी समाज में चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को मनोविज्ञान का थोड़ा ज्ञान होना अवश्य जरूरी है। संक्षिप्त रूप से मनोविज्ञान का कार्य, आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व का क्रमबद्ध रूपरेखा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है हम इन बिंदुओं के माध्यम से। देखिए, मनोविज्ञान की अगर बात की, सबसे पहली बात महोदय कि मनुष्य के आत्मज्ञान में सहायक है मनोविज्ञान। मनुष्य का आत्मज्ञान बढ़ता है मनोविज्ञान पढ़ने से। मनुष्य में अनेक अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं,
कभी कभी मनुष्य को अपनी ही योग्यता के बारे में पता नहीं होता, अपनी ही क्षमता भूल जाता है। जैसे कि हनुमान जी भूल गए थे, तो उनके फिर बाद में जामवंत ने उसको समझाया हनुमान जी को कि का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, ठीक है, का चुप साध रहा बलवाना, ठीक है, तुम वही हो जिसने एक प्रकार से लीले होता है मधुर फल जानो, तुमने जो है सूर्य भगवान को मधुर फल जान करके जो है निगल लिया था, तुम वही हो एक प्रकार जिसने एक प्रकार से ये सब किया। पूरी गुणगान गाथा बताते हैं। तब कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, तब हनुमान जी एक प्रकार से पूरा अपना रूप विस्तार करते हैं। तो मनुष्य में अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती, कभी कभी मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को और अपनी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान उसको नहीं हो पाता कि हम कितने पानी में हैं, हम क्या हैं। वास्तव में मनुष्य अपने आप को, अपने स्व को नहीं पहचान पाता, अपने आप को नहीं जान पाता। ऐसी परिस्थितियों में वे मनुष्य मनोविज्ञान प्रयोगशाला में विषयी के रूप में उपस्थित होते हैं। परीक्षणकर्ता विभिन्न मनोविज्ञान परीक्षणों के द्वारा, तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा बच्चों की या लोगों की योग्यता का जांच करता है। योग्यता की, उनकी रुचि किस में है, उनकी क्षमता कैपेसिटी कितनी है, उनका शारीरिक मानसिक क्रियाओं का मापन करता है मनोवैज्ञानिक जो परीक्षक होता है, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, जिससे व्यक्ति को, मनुष्य को स्वयं के बारे में, उसके अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ, उनको समझने में मनुष्य को योगदान मिलता है। यानी मनुष्य अपने बारे में, अपनी रुचि, उसका रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कितना कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी बुद्धि उसकी है, इन सभी की जांच में बहुत उपयोगी होता है मनोविज्ञान। ठीक है, पहली उपयोगिता। दूसरी उपयोगिता इसकी क्या है? दूसरी उपयोगिता है भैया, शिक्षा के क्षेत्र में सहायक है मनोविज्ञान, बहुत सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा पूरी की पूरी पढ़नी पड़ती है। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के आप मास्टर बन नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं को समझने तथा उसके समाधान की विधियों को खोज करने से मनोविज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ है, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपको शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ना पड़ता है और शिक्षा मनोविज्ञान में भी, इसको मतलब मनोविज्ञान में भी पढ़ना पड़ता है। मनोविज्ञान शिक्षा आयोजकों, शिक्षा प्रबंधक, शिक्षा प्रशासक, विद्यालय प्रधानाचार्य, शिक्षकों, सभी को शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। यानी कि कोई बच्चा एक प्रकार से पिछड़ा है, कोई बच्चे के मानसिक संतुलन आगे है, तो उसके लिए उचित व्यवस्था, उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, उसके लिए एक प्रकार से कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आयु की लेवल जाँच करने की विधि, सब कुछ मनोविज्ञान बताता। तो इस दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहा है। इसके अलावा तीसरा इसका महत्व या उपयोगिता यह है मनोविज्ञान की, कि मनुष्य को दूसरों को समझने में सहायक होता है। यानी मनुष्य एक प्रकार से दूसरे व्यक्तियों को समझ सकता है, उनकी भावनाओं को, उनके इमोशन को कब समझ पाता है? जब वो मनोविज्ञान को पढ़ा रहता है। इस संपूर्ण संसार में छोटे से छोटे जीवों में भी दूसरी की क्रियाओं को समझने की कुछ ना कुछ योग्यता अवश्य पाई जाती है। यानी दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षियों के बारे में जान पाते हैं मनुष्य, जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मनुष्यों तथा पशु पक्षियों की योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यवहार को मापने के लिए वैज्ञानिक विधियों का विकास किया गया है, जिनके द्वारा दूसरों की सही रूप से समझने में बड़ी सहायता मिलती है कि कोई पशु पक्षी का व्यवहार कैसा है, इस पक्षी का व्यवहार कैसा है, उस पशु का व्यवहार कैसा है, इस मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उस मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसको नापने के लिए, आंकने के लिए तमाम प्रकार की विधियों का प्रयोग मनोविज्ञान में एक प्रकार से सक्षम हो पाया है, और इस वजह से मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा है। इसके अलावा खेल कूद के क्षेत्र में सहायक है मनोविज्ञान। खेल कूद का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य और आपसी सद्भावना पर आधारित होता है। खेल कूद के लिए खिलाड़ियों में शारीरिक दक्षता, खेल टेक्निक के साथ साथ साहस और प्रोत्साहन की बड़ी आवश्यकता होती है। खेल में मनोविज्ञान बहुत काम करता है। खेल में एक प्रकार से, खेल में और युद्ध में, दोनों में एक प्रकार से मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साइकोलॉजी जो होता है, कभी कभी मनोवैज्ञानिक वार, आप देखते हैं सैन्य विज्ञान में भी आपको मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मेंटल युद्ध होता है, मानसिक युद्ध होता है, ठीक है, दिमाग से युद्ध लड़ा जाता है। तो उसकी भी आज दिमाग से खेल भी खेला जाता है, बुद्धि और बल दोनों का सामंजस्य करना पड़ता है खेल में। ठीक है, आज के युग में खिलाड़ियों में साहस उत्पन्न करने और प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से खिलाड़ी अपना काम अच्छा तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में सहायक होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान में व्यक्ति के अध्ययन के साथ साथ समष्टि के अध्ययन पर भी समष्टि मतलब कि पूरे के पूरे समाज का अध्ययन भी एक प्रकार से किया जाता है। मनुष्य के पर्टिकुलर अध्ययन के साथ साथ किसका? पूरे के पूरे समाज का अध्ययन, जिसके फलस्वरूप सामाजिक मनोविज्ञान का भी विकास हुआ या किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के ज्ञान से व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने और उसे उचित दिशा देने में सहायता मिलती है।
उसे समाज में सही समायोजन करने में, यानी मनुष्य जो है समाज के नियम कायदों को फॉलो करने में उसको मदद मिलती है। समाज में व्यक्ति कैसे रहे, समाज का नियम कायदा क्या है, समाज के मूल्य क्या है, समाज के रीति रिवाज क्या है, उसको समझ पाता है मनुष्य कब, जब वो मनोविज्ञान पढ़ता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सही दिशा में देने में सामाजिक मनोविज्ञान का बड़ा महत्व होता है। यानी कोई समाज किस गति से परिवर्तित होगा, किस दिशा में जाएगा, इसमें मनोविज्ञान की महती भूमिका होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। छठा महत्व ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहायता करता है। कौन? मनोविज्ञान। डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। ठीक है, मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य के आंतरिक मन में क्या चल रहा है, मनुष्य का जो बिहेवियर है वो कैसा है, उन सभी का अध्ययन करता है। अतः मनोविज्ञान में मनुष्यों के मनोविकारों का पता लगाने में, यानी मनुष्य के अंदर क्या क्या विकार है, मनुष्य के व्यवहार में क्या कमियां हैं, उसका असमान व्यवहार है तो कैसे है, इन सभी का अध्ययन भी किया जाता है। उसका पता लगाने में, उसका उपचार करने की विधियों का विकास किया जाता है। यह विकास मनोविज्ञान की एक उपशाखा चिकित्सा मनोविज्ञान में किया जाता है। चिकित्सा मनोविज्ञान शारीरिक दोषों का उपचार करने में बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। और लगातार मनोचिकित्सक आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के मनोरोगी होते हैं जिनको चिंता या किसी मुद्दे को लेकर के गुस्सा आती, कभी कभी विकार हो जाते हैं, मनोविदलता, मनोग्रस्तता, तमाम प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं जो किसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हो जाते हैं। तो ऐसे लिए एक प्रकार से इन सभी के लिए व्यवस्था करी गई है। ठीक है, यानी मनोविज्ञान पढ़ने से ये सब एक प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता मनोविज्ञान आज खूब कर रहा है। ये भी इसका एक उपयोगिता है या महत्व है। सातवां महत्व या उपयोगिता क्या है भाई मनोविज्ञान की? समझ में आ रहा है ना चीज़ों को? मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ बता रहा हूँ, तीव्र गति से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम था इस समय, इसीलिए मैं, नहीं तो इसको और लंबी क्लास हो सकती थी, लगभग 1 घंटे में पढ़ा सकता था इसी मुद्दे को समझा करके। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाषा कोई कठिन ज़्यादा, जो कठिन है मैं बता देता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अब इसको मैं चाहता तो इसको केवल एक एक पॉइंट लिख करके समझा देता, लेकिन यहाँ पर विस्तार से इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी, मानसिक स्वास्थ्य को समझने में मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ही मानसिक स्वास्थ्य की मतलब की उत्तमता निर्भर करती है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका एक प्रकार से जो मेंटल लेवल है वो भी ठीक ठाक होगा। ठीक है, आपकी सोचने की, समझने की नज़रिया ठीक ठाक होगी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। ठीक है, आपको रोग होगा कई प्रकार का तो आप सोच भी नहीं पाएंगे सही तरीके, आपका जो एक प्रकार से मनोदैहिक चीज़ें हैं वो भी खराब हो जाएगी। यानी मनोदैहिक दोनों, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के एक प्रकार से जो स्वास्थ्यता है बहुत ज़रूरी है। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक चीज़ें भी एक प्रकार से ठीक ठाक रहेंगी। यह भी देखने को मिलता है कि कई प्रकार के शारीरिक रोग भी मानसिक संघर्ष के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि हिस्टीरिया रोग, लकवा वगैरह, कब्ज़, ये सब रोगों का कारण भी मानसिक होता है। ठीक है, कभी कभी हम चिंता और संवेगों में अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ व्यक्ति जरा सी बात पर रोने लगते हैं, तो कुछ व्यक्ति अत्यधिक स्वभाव के चिड़चिड़े होते हैं कि कुछ भी बात बोल दो तो तुरंत गुस्सा आ जाता है उनको। तो कुछ लोगों में क्या होता है, मानसिक ग्रंथियां बनने लगती हैं। ये सब मानसिक विकारों के कारण से उत्पन्न होने लगता है। कोई कोई व्यक्ति किसी को थोड़ा सा भी बोल दो तुरंत गुस्सा जाता है, कोई तुरंत रोने लगता है, कोई तुरंत हंसने लगता है किसी बात को, कम भी बात बोलोगे तो तुरंत बहुत तेज तेज हंसने लगेगा। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महोदय राजनीतिक क्षेत्र में सहायता भी एक प्रकार से देता है मनोविज्ञान, ये भी इसकी उपयोगिता है। यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सहायक होता है। राजनीतिक क्षेत्र में मानव व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक पेचीदा होता है, जिसके फलस्वरूप उसे समझने के लिए राजनीतिक मनोविज्ञान का विकास किया गया है, ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझा जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से। मनोविज्ञान की एक शाखा में इसे सफल राजनीतिक नेतृत्व करने में, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक नेता किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाता है, जनता की मनोदशाओं को एक नेता कैसे समझता है, या एक नेता किस तरीके से जानता है कि मैं आज जो बातें बोल रहा हूँ 1 महीने बाद व्यक्ति भूल जाएंगे, और उसको एक प्रकार से किस तरीके से जनता को बरगलाता है। और एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर जनता पर होता है कि एक भौकाल बना दो कि 10-20 काफिला निकाल करके और हवा में चुनाव जीत लो, ऐसे होता है। तो ये सब एक मनोवैज्ञानिक कि भाई वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। अगर कम से कम 100 लोगों ने आकर के सभी लोगों से कहा कि भाई ये फलाने जीत रहे हैं आपकी इतने वोट से, फलाने इतने वोट से, तो यही सब फैला करके हम तो 2 लाख 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। ऐसे में मनोवैज्ञानिक प्रेशर लोगों पर जिससे आप कहेंगे वो लगता है भाई कुआं वोट ना फेंको, हम भी यही वोट दे देंगे। यानी मनोवैज्ञानिक जो एक प्रकार से होता, तो एक नेता किस तरीके से वाक्पटुता उसकी, वो बोले कैसे, किस तरीके से जनता को अट्रैक्ट करे, तो उसके विकास में मनोविज्ञान उपयोगिता होती है। समूह को अपने अनुकूल करने में,
इसके अलावा उसकी क्रियाओं को नियंत्रण करने में बड़ी सहायता सिद्ध होती है। तो कुल मिलाकर के मनोविज्ञान जो होता है वो नेता मंत्री या एक प्रकार से चुनाव में बड़ी उपयोगिता या बड़ी प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी राजनीतिक मामलों में भी मनोविज्ञान की उपयोगिता कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगला क्षेत्र रक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान। सैनिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा, आजकल तो युद्धों में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़े, मनोवैज्ञानिक वार होते हैं। ठीक है, तुम उनका सैन्य अड्डा कब्जा लो, उनका दिमाग से मारो। ठीक है, दिमाग से मारो, तो वही दिमाग से मारना मनोविज्ञान का ही काम है। रक्षा का क्षेत्र बड़ा ही उन्नत है। रक्षा के क्षेत्र में विशेष योग्यता और क्षमता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। रक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी और सिपाही चयन करने में सहायता करता है। अधिकारियों और सिपाहियों को उनके उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुल मिलाकर के जैसे जो लड़ाई झगड़ा वाले होते हैं वो कम भी पढ़े लिखे होते हैं, सिपाही जो बंदूक चलाने वाले होते हैं, लेकिन जो एक प्रकार से उसको मैनेज करने वाले लीडर होते हैं, वो लीडर मनोवैज्ञानिक अगर पढ़े, मनोविज्ञान में पढ़े हैं, तो उससे एक प्रकार से युद्ध में एक प्रकार से वो अच्छा काम कर सकते हैं। उनको एक साइकोलॉजी अगर उनको पता है, साइकोलॉजी, जियोग्राफी और एक प्रकार से सैन्य विज्ञान, ये तीनों अगर कोई व्यक्ति पढ़ा है तो अच्छा सैनिक वो बनेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 10वां फायदा ये है कि पशु पक्षी पालन में सहायक है। ठीक है।